हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हो आप सभी? तो जी यार, आपके बोर्ड्स शुरू होने वाले हैं, बहुत कम टाइम रह गया। 2024 में आपके बोर्ड्स हो जाएंगे, राइट? लेकिन उससे पहले होंगे आपके प्री बोर्ड्स, जो कि स्कूल में कंडक्ट किए जाएंगे स्कूल द्वारा, राइट? तो अब टाइम आ गया है अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करने का, सभी कॉन्सेप्ट्स को देखने का। लेकिन आमतौर पे पता है क्या होता है, इस रिवीजन के चलते हम सब कुछ करने की ये जो चक्कर में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, फुल सिलेबस रिवीजन। ये उसका पार्ट 1 होने वाला है और इसके अंदर हम फुल सिलेबस भी कवर कर जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी। तो ये सीरीज आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा और अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाएगा, बिकॉज इन सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं वही आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपके आगे आने वाली वीडियोस ना मिस हो जाएं। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और उसके अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड से रिलेटेड। तो हम सभी को पता है कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एक विगरस रिएक्शन होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। और जब ये रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? स्लेक्ड लाइम, जिसे हम आम भाषा में लाइम वाटर भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको इक्वेशन भी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। एंड ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पे दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब साथ ही एक और इंफॉर्मेशन हमारे लिए जानने लिए बहुत जरूरी है कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये जो बना हमारे पास प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तब हमारे पास क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वही तभी तो हम कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के सोल्यूशन को क्यों यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में के लिए, क्योंकि जब वाइट वॉश हो जाती हैं वॉल्स तो 2-3 दिन बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर करके ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या बना देता है? अ शाइनी वाइट कलर का चीज दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। ओके, एंड एक जनरल आपको वैसे पता होना चाहिए, साथ में पानी भी बन रहा है और साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में भी पाया जाता है, चौक में भी पाया जाता है और लाइमस्टोन में भी। ओके, अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली आगे सीरीज और आएंगी तो उसमें और कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, बट फिलहाल हम इसमें ये वाला ये पार्ट 1 में ये देखेंगे, POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, कौन सा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है? 373 केल्विन। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ओके, तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है 1.5 मॉलिक्यूल और बन जाता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इस CaSO4.12H2O को हम कहते हैं POP दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको यदि हम पानी में वापस मिलाएंगे तो हमें जिप्सम वापस से मिल जाएगा, जो कि एक हार्ड सॉलिड मास होता है। और उसकी इक्वेशन ये है, CaSO4.12H2O plus 1.5H2O gives CaSO4.2H2O because 1.5 plus half gives 2 water molecules। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो जिप्सम है उसके अंदर तो ठीक है पूरा पूरा वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ POP की, POP के फॉर्मूला के अंदर आपने हाफ H2O क्यों लिखा है? क्या आधा वाटर मॉलिक्यूल? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इसका एक्चुअली फॉर्मूला में हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज शेयरिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो एक के हिस्से में क्या आया? हाफ आया। अगर 2 यूनिट्स एक यूज कर रहे हैं तो एक यूनिट हाफ ही यूज करेगा ना, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। एंड देन POP इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर डेकोरेशन, टू स्मूदन सर्फेसेस एटसेट्रा। अब हम आ जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर पे। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके रिएक्शंस, ये कौन से लेवल के मेटल्स किस टाइप से रिफाइन होते हैं, उनसे मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ ओज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के। आप आई होप सो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है अच्छी तरीके से। जो लो वाले रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं जैसे कि मर्क्यूरी वगैरह, कॉपर, ये सब इनकी सल्फाइड ओर्स में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं और ये सिंपल रोस्टिंग की मदद से मेटल हमें मिल जाता है। हमें कोई रिड्यूस कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल रोस्ट करो हमें मेटल मिल जाएगा और बाद में ऑब्वियसली मेटल को प्योरीफाई किया जाता है।
अब मैं बात करूं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं वो दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, नंबर 1 कार्बोनेट और नंबर 2 सल्फाइड और। तो जो कार्बोनेट और के रूप में पाए जाते हैं मेटल्स, वो कैल्सिनेशन के थ्रू उनके ऑक्साइड में उस मेटल की ऑक्साइड पाई जाती है, और जो मेटल सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं उनकी रोस्टिंग से उस मेटल की ऑक्साइड पाई जाती है। एक बारी मेटल की ऑक्साइड मिल गई, उसके बाद हम रिडक्शन करते हैं ताकि हमें मेटल मिल जाए। अब यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ से सल्फाइड ओर से डायरेक्टली रोस्टिंग करने पे मेटल मिल गया था, लेकिन यहाँ पे सल्फाइड ओर की पहले डायरेक्टली रोस्टिंग तो हुई, लेकिन उसके बाद हमें ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड के बाद फर्दर रिडक्शन हुआ, तब जाके हमें मेटल मिला और बाद में प्योरीफाई किया जाता है मेटल को। अगर मैं बात करूं हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की, जैसे सोडियम पोटाशियम, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है इनकी मोल्टन ओर में। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पास करवाना, और जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसके बाद फाइनली हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसके अंदर एडिशन रिएक्शन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे किया जाता है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, दोज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोजन ऐड की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। क्या बात समझ में आई? अब ध्यान से समझो, जब ये ऐसा होगा तब हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। आपने देखा यहां से डबल बॉन्ड हटके एक सिंगल बॉन्ड आ गया और साथ ही हाइड्रोजन अटैच हो गई जो हम यहां पे डाल रहे थे। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ये H2 के ऐड करने को हम हाइड्रोजिनेशन कह रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जब वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन होती है तो हमें क्या मिल जाता है? एनिमल फैट मिल जाता है, और एनिमल फैट के अंदर होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, एंड यू मस्ट हैव सीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, एंड ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड, यानी ये वाली चीज शुड बी चोजन फॉर कुकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, इसी चैप्टर का पार्ट है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर ही किया जाता है। Cl2 यानी क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बात समझ में आती है? आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड के मुकाबले अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड है इसलिए दे ओनली कंटेन सिंगल बॉन्ड्स। तो जब क्लोरीन गैस को सनलाइट की प्रेजेंस में पास किया जाता है, एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। क्लोरीन 1 बाय 1 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करता रहता है, या कहो हाइड्रोजन एटम्स की जगह ले रहा है, या कहो उसको सब्सटीट्यूट कर रहा है। ओके, सो क्या बन जाएगा हमारे पास फिर? CH3Cl, क्लोरोमीथेन और साथ में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। ये बात समझ में आई? ऐसे और भी बनते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यही रिएक्शन पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम है जो आपको याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए। ग्लूकोज जो कि एक सिर्फ 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी ये मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू पायरुवेट। पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। पायरुवेट फर्दर फिर 3 पाथवेज ले सकता है जो आपको रटे होने चाहिए। पहला पाथवे होता है यीस्ट के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साथ में CO2, साथ में एनर्जी भी मिलती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम हैवी एक्सरसाइज करके आते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन वो वाली कंडीशन होती है जो कि मसल सेल्स में होती है, और एब्सेंस यीस्ट में टेक प्लेस होते हैं। लैक इज इन मसल सेल्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में। इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। एंड देन वी हैव प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनता है प्रोडक्ट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर मैं बात करूं प्रेजेंस की, तो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये वाले जो 2 पाथवेज हैं दीज आर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन ऑक्सिन इज रिलीज्ड दैट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है जी, इसी वजह से क्या होता है, हम जनरली देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की तरफ क्यों झुके हुए हैं, क्योंकि जिस साइड पे सनलाइट आ रही है वहाँ पे ऑक्सिन सिंथेसाइज होगा, उसकी वजह से ऑक्सिन उस वाली साइड के सेल्स को आई मीन नो, ऑक्सिन तो सिंथेसाइज होगा, लेकिन ऑक्सिन इज रिलक्टेंट टू act in the presence of light.
वो उससे लाइट से दूर भागता है, ये ऑक्सिन जो हार्मोन है. सो इट विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट, और वहाँ पर ये सेल्स को इलोंगेट करेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो शेडी साइड है स्टेम की, वो ज़्यादा भारी हो जाएगी क्योंकि वहाँ के सेल्स लंबे हो गए. तो इट विल ऑब्वियसली बेंड टूवर्ड्स द लाइट. ठीक है, दैट इज वाई द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टूवर्ड्स द लाइट. बिकॉज आप ध्यान से सोच के देखो, मान लो ऐसे ये बेंड है. बेंड क्यों है? क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये ऑक्सिन यहाँ भाग गया, यहाँ भाग गया, तो यहाँ के सेल्स बड़े हो गए और वो झुक गया इस साइड. दैट इज इट अपीयर्स टू बेंड टूवर्ड्स द सनलाइट. तो लाइट यहाँ से आई. I should have brought a diagram to be clear about that, but I don't know if you understood or not. ये आपके पास एक स्टेम है, लाइट यहाँ से आई है, ऑक्सिन इस साइड आ गया. ऑक्सिन इस साइड आ गया तो यानी ये वाले सेल्स बड़े हो गए, ये वाले सेल्स लंबे हो गए, तो भार इस साइड डालेंगे. जब भार इस साइड डालेंगे तो स्टेम इस साइड थोड़ी झुक जाएगी. दैट इज व्हाट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट. ठीक है. दूसरे टाइप का हार्मोन होता है जिबरेलिन. जिबरेलिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम. ठीक है, जस्ट लाइक ऑक्सिन्स, बट ऑक्सिन्स तो मतलब हर जगह के सेल्स बढ़ाने में, लॉन्ग करने में, बट इट स्पेसिफिकली फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम वी हैव जिबरेलिन्स. वी हैव साइटोकाइनेंस दैट प्रमोट सेल डिविजन, ओके, एंड रैपिड सेल डिविजन स्पेशली इन फ्रूट्स एंड सीड्स. एंड वी हैव एब्सिसिक एसिड जो कि इनहिबिट्स ग्रोथ, और उसका इफेक्ट होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स. ऑब्वियसली अगर हमारे पास 3 हॉर्मोन्स है विच आर हेल्पिंग इन ग्रोइंग ऑफ प्लांट सच एज ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एक हार्मोन ऐसा भी होता है जिसको सिग्नल कर सके कि रोक जाओ अब और नहीं ग्रोथ होनी चाहिए. दैट इज एब्सिसिक एसिड. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए द एम्ब्रियो यानी जो डेवलपिंग है चाइल्ड, इट गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. अभी प्लेसेंटा क्या है? दिस इज अ डिस्क, very important. It is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. villi का हमने उस वाले चैप्टर, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. It is used to increase the surface for absorption, right? So on the mother side are blood spaces which surround the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to be passed from the mother to the embryo. Okay, and also जो embryo develop हो रहा है, it will generate waste substances that can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. So placenta के 2 काम हैं. Number 1 is the removal of the waste substances, and number 2, second is the providing the nutrition to the developing embryo. Okay, and the child is born as a rhythmic contraction and relaxation of the muscles in the uterus. And then heredity. Heredity के अंदर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है that most human chromosomes have a maternal and a paternal copy. तो एक पेयर बनता है. पेयर के अंदर एक maternal से आती है, एक फादर से, दैट इज कॉल्ड पैटर्नल कॉपी, एंड वी हैव 22 सच पेयर्स. लेकिन एक पेयर ऐसा होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. इट इज़ नॉट अ परफेक्ट पेयर. इस सेक्स क्रोमोसोम वाले पेयर के अंदर एक तो नॉर्मल साइज का होता है और एक छोटे साइज का होता है. तो द शॉर्ट वन क्रोमोसोम इज कॉल्ड द वाई क्रोमोसोम एंड द नॉर्मल साइज्ड वन इज कॉल्ड द एक्स. सो अ मदर ऑलवेज गिव्स एक्स क्रोमोसोम. सो अगर फादर से एक्स वाला इनहेरिट हुआ है, सो इट विल बी एक्स दैट इज कॉल्ड अ गर्ल इज बॉर्न. एंड अगर फादर से वाई इनहेरिट हुआ है तो इट विल बी एक्स वाई दैट इज अ बॉय इज बॉर्न. Then we have light, reflection and refraction. In this, 3 formulas really important that can be asked as a numerical. Number 1 is the Snell's law. It says sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is equals to a constant. अभी constant is nothing but n/1. ओके, n/1 को आप n2 डिवाइडेड बाई n1 भी लिख सकते हो. या दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू v1 अपॉन v2. दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. साथ ही अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर इट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि फिक्स्ड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है. तो ये 3 फॉर्मूलाज का यूज करके कैसे भी वो क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को घुमा सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के अंदर व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू. क्लियर स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है? अब पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इसलिए एक एक लाइन पढ़ के आपको ध्यान से समझाने वाला हूं मैं. Molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. यानी जो visible light जो आप देख पाते हो उसकी wavelength ज़्यादा होती है as compared to
द फाइन पार्टिकल्स जो कि मिलकर बनाते हैं ये जो हमारा एयर के अंदर या एटमोसफेयर वट एवर इट इज, ओके। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स, ठीक है जी। तो ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी हवा में, हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट होते हैं, दे कैन ओनली स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स, ओके। सो अब मुझे आप जल्दी से बताइए कि शॉर्टर वेवलेंथ कौन से कलर की ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली इट इज, जल्दी जल्दी जल्दी, ब्लू। ब्लू, बिकॉज विब और ध्यान रखो, रेड हैज गॉट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड ब्लू हैज गॉट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ओके। यू कैन से वॉयलेट ऑब्वियसली, सो ब्लूइश टोन में वो आ जाता है। दैट इज वाई द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, ओके। तो इसका मतलब कम वेवलेंथ किसकी हुई? ब्लू कलर की लाइट की, राइट। सो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जो ऊपर आपके हवा में एटमॉस्फेयर है, इट हैज गॉट फाइन पार्टिकल्स, तो वो फाइन पार्टिकल्स डेफिनेटली शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू कलर की वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करेंगे एज कंपेयर टू रेड कलर वाली वेवलेंथ को। इसीलिए द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज। ऑब्वियसली जब हम कोई चीज तभी देख पाते हैं जब लाइट हमारे आंखों में जाती है, और क्योंकि ब्लू कलर की लाइट ज्यादा स्कैटर हुई है, ज्यादा स्कैटर हुई है एज कम्पेयर टू रेड कलर की लाइट से, तो वो हमारी आंखों में जाती है और हमें स्काई ब्लू अपीयर होता है, ओके। एंड इट इज़, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, आप मान के चलो, ठीक है, अगर नहीं होता, जैसे कि मून पे होता है, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, राइट, तो द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, द स्काई वुड हैव लुक्ड ब्लैक डार्क, ओके। और यही रीज़न है क्योंकि स्कैटरिंग ही नहीं हो पाती। ऑब्वियसली स्कैटरिंग होगी तभी तो कलर्स दिखेंगे, स्कैटरिंग नहीं होगी तो द स्काई वुड अपीयर डार्क टू द पैसेंजर्स, तभी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को इट अपीयर्स डार्क। अब आपने देखा होगा कि ठंडियों में क्या, कोई भी सीज़न हो, जो सिग्नल लाइट्स होती हैं स्पेशली जो डेंजर को सिग्निफाई करती हैं, दे आर पेंटेड रेड इन कलर। वाई? बिकॉज ये जो रेड कलर होता है इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, ब्लू इज द मोस्ट स्कैटर्ड, ठीक है, लेकिन रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, दैट इज वाई इट अपीयर्स एज द सेम कलर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑल्सो। मतलब दूर से देखोगे तो भी रेड दिखेगा, पास जाके देखोगे तो भी रेड ही दिखेगा, बिकॉज रेड ज़्यादा स्कैटर नहीं होता। रेड ज़्यादा स्कैटर नहीं होता तो कोई और कलर दिखेगा ही नहीं, रेड ही दिखेगा, ठीक है। अब ब्लू ज़्यादा होता था तो पूरा स्काई हमें ब्लू दिखता था, रेड वगैरह हमें नहीं दिखता। लेकिन रेड, अब ये इस केस में देखिए दोनों का फ़ायदा है, ज़्यादा स्कैटर होगा तो ये फ़ायदा है, कम स्कैटर होगा तो ये फ़ायदा है, दोनों जगह एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो आपको पहला फॉर्मूला अच्छी तरह से पता होना चाहिए, पावर का 3 है, VI V स्क्वायर बाय आर। कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन हो आप उस अकॉर्डिंग पावर का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है जी। और साथ ही हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, पावर को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वॉट, पावर का ऐसे यूनिट होता है वॉट, टाइम का होता है सेकंड, यानी वॉट सेकंड को अगर आप वॉट सेकंड को आप जूल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, वॉट इंटू सेकंड को आप जूल्स भी लिख देते हो। तो जब आप वॉट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास एनर्जी आएगी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आर, ठीक है। तो 1 किलो वॉट क्या आर क्या हो जाएगा? किलो वॉट का मतलब क्या है? 1000 वॉट। हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें, आर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶। आप ऐसा भी लिख सकते हो 36000000 वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड को हम जूल्स लिख देते हैं। तो ये है कि हम जूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कन्वर्जन है आप कर सकते हो। और ये किलो वॉट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। इसके अंदर हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज व्हाट? इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्क्यूलर टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। क्या बात समझ में आई? और इसका सब कुछ ना सेम होता है एज कंपेयर टू बार मैग्नेट, ठीक है जी। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बार मैग्नेट जैसे ही होते हैं, ठीक है। एंड वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है जी। और इसके अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, या आप कह सकते हो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। क्या बात समझ में आई? इनसाइड हर एक पॉइंट पे सेम ही होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप उठा लो अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड, एंड आउटसाइड बिल्कुल सेम लाइंस होंगी जैसे कि एक बार मैग्नेट की होती है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोलेनॉइड के अंदर यदि आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। जैसे कि आप सॉफ्ट आयरन उसे रख दो तो जो मैग्नेट बनेगा ना सोलेनॉइड के अंदर थोड़ी देर रखे देने से, तो इट विल बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। लास्ट चैप्टर इट इज आर एनवायरमेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन। ओजोन क्या है? एक 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बना एक मॉलिक्यूल है, O3 इसका फॉर्मूला होता है। वैसे तो ये डेडली पॉइजन होता है, लेकिन हाई लेवल्स पे यानी ऊपर आसमान में इट बिहेव्स एज अ बूंड, वरदान की तरह है, बिकॉज इट शील्ड्स अस, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। एंड यूवी रेडिएशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर हमारे पास है, लेकिन वो डिप्लीट हो रहा है। वो डिप्लीट क्यों हो रहा है? क्योंकि CFCs का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी ऐसे और भी सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, एंड स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, जो कि रेफ्रिजरेंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किए जाते हैं। 1987 में यूनेप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था। उसने कहा था कि वी हैव टू फ्रीज द CFC प्रोडक्शन लेवल्स टू ब्रिंग देम डाउन टू 1986 लेवल्स। ओके, और ये तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मेथड भी आप जान लीजिए ओजोन बनती कैसी है ऊपर लेयर्स ऑफ अर्थ में। तो बेसिकली जो O2 है यानी ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है, यूवी रेडिएशंस उसको तोड़ देती हैं 2 ऑक्सीजन के एटम से। इसमें से ये वाला या ये कोई भी एक ऑक्सीजन का एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है। सो देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। और ये तो मैंने आपको डिटेल में ये समझाया कि होता क्या है। ऐसे तो करोड़ों बिलियंस होंगे ना एटम्स जो करते होंगे यही सेम चीज़ें। एक यहाँ पे मिल गया, ये वाला कहीं और मिल जाएगा, ऐसे O2 के और भी टूट रहे होंगे। तो ये चलता ही रहता है, ओजोन ऐसे बनती ही जाती है, ठीक है। बट डिप्लीशन का रेट कम होना चाहिए ओजोन का एज कम्पेयर टू फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, डिप्लीशन कम, और वो तभी होगा जब CFCs, रेफ्रिजरेंट्स, ACs में कम होगा यूज़, ठीक है। तो चलिए विद दिस हम फिलहाल पार्ट 1 को यहीं ख़त्म करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स में आने की प्रॉबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा हाई है, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर मैंने आपको करवा दिए। ऐसी और भी इन सीरीज़ में पार्ट्स आते रहेंगे। उसके लिए क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखनी है ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। फिर बाद में मत कहना कि सर आपने पढ़ाया था इन सीरीज़ में और वो सच्ची में बोर्ड एग्जाम में आ गया और हम नहीं करके गए थे तो हमसे नहीं हुआ। यू ऑल कैन स्कोर 100 on 100 in science board exam with this series. So all the very best, dear students, and I know you all are going to rock in the board exams. All the best.